हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर। जैसा कि लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि इंट्यूटिव फ्रेमवर्क होता क्या है, ओआरएम क्या है और डेटाबेस प्रोवाइडर की कौन कौन से हैं और उसके क्या कौन कौन से नुगेट पैकेज हैं, वो सारी चीज़ों को हमने लास्ट के इंट्यूटिव फ्रेमवर्क की वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर, स्टेप बाय स्टेप्स देखेंगे इसको। मैं सुनील कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इंट्यूटिव फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा है अ, सबसे पहले हम चलेंगे क्रिएट अ डॉट नेट कोर कंसोल एप्लीकेशन। एक कंसोल एप्लीकेशन हम बनाएंगे इसमें, और इसमें बनाने के बाद इसमें हम चलेंगे स्टेप्स बाय स्टेप्स कि पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, वहाँ पे जाके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, फिर हम एक कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोवाइड प्रोजेक्ट नेम हम करेंगे, लोकेशन एंड चू डॉट नेट एट और डॉट नेट जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। सॉल्यूशन मेरा चूंकि ये डॉट नेट कोर का मेरा ट्यूटोरियल्स है जिसमें हम सारे कोड्स अभी कर रहे हैं। चूंकि ये जो कोड्स है मैं गिट पे भी पुश कर देता हूँ, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे चलता हूँ और राइट क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। इस न्यू प्रोजेक्ट में मैं कंसोल एप्लीकेशन बनाता हूँ। एक हमने कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया यहाँ पे टेम्पलेट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं नेम देते हैं इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन नाम दे दिया इसका। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मेरे में 8 और 9 दोनों है, तो मैं अभी लेटेस्ट पे चल रहा हूँ। डॉट नेट 9 ही लेता हूँ, या डॉट नेट 8 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं डॉट नेट 8 ले लेता हूँ चूँकि ट्यूटोरियल्स में। अब मैं क्रिएट करता हूँ इसको। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखिए कि एक प्रोजेक्ट बन गया इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉलेशन। अब मैं इसको सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें क्या बोलता है कि शुड डॉट नेट 8, इसके बाद इंस्टॉल इंट्यूटिव फ्रेमवर्क और पैकेज। आपको कुछ पैकेज हैं वो आपको इंस्टॉल करने हैं। तो अगर आप सिक्वल सर्वर यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, तो आप सिक्वल सर्वर का प्रोवाइडर इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप माई सीक्वल कर रहे हैं तो माई सीक्वल का प्रोवाइडर कर लीजिए, ओरेकल कर रहे हैं तो ओरेकल का कर लीजिए। जो कि लास्ट के वीडियो में हमने सारे प्रोवाइडर्स को बता रखा है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर आप वहाँ से सारे प्रोवाइडर्स को देख सकते हैं और उसके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चूंकि मैं सिक्वल सर्वर भी इंप्लीमेंट करूँगा, तो यहाँ से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इंस्टॉल सिक्वल सर्वर प्रोवाइडर। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क को डॉट सिक्वल सर्वर को इंस्टॉल करना है पहले। तो चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट पे। राइट क्लिक करने के बाद चल जाना मैनेज नुगेट पैकेज पे जाएंगे। यहाँ पे मैनेज नुगेट पैकेज में जाने के बाद यहाँ पे हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर। क्या है हमारे पैकेज का नाम? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, क्या है? इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर। हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक्स हो। इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर, चलिए यहीं तक अभी रखते हैं। तो ये जो हमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर का यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे सिक्वल सर्वर, सिक्वल लाइट का आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा, आपको सिक्वल सर्वर का प्रोवाइडर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर। तो इसको अपने वर्जन के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल कर ले, चुके मैं अभी 8 यूज कर रहा हूँ, तो इंट्यूटिव डॉट नेट 8 है हमारे प्रोजेक्ट में, तो मैं डॉट नेट 8 इसको इंस्टॉल कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट में। तो ये हमारा सिक्वल सर्वर प्रोवाइडर। इस प्रोवाइडर का बेसिकली काम होता है कि जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाना, उसके साथ क्वेरी मैनिपुलेशन करना डेटाबेस के साथ, वो सारा काम इस प्रोवाइडर का होता है। तो इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अपडेटेड वर्जन है, चूंकि अपडेट अवेलेबल है, इसका 9 अवेलेबल है, तो इन अपडेट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी मैं 8 पे चल रहा हूँ, तो 8 हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या अब करना है आगे? इंस्टॉल इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट डॉट इंट्यूटिव फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, इस पैकेज को भी इंस्टॉल करना है। तो फिर चलते हैं नुगेट पैकेज पे, और नुगेट पैकेज पे जाने पे के बाद हमें टूल्स को इंस्टॉल करना है।
तो यहाँ पे करना है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। इस टूल्स का बेसिकली काम है कि जो इसके कुछ कमांड्स वगैरह हैं, माइग्रेशंस वगैरह, वो सारा काम इसका होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट डॉट एटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, इसका भी हमें सेम वर्जन इंस्टॉल करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भी इंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से रिलेटेड जो भी पैकेज आप अपने सिस्टम इंस्टॉल करिएगा उसका वर्जन आप सेम रखिएगा, नहीं तो कन्फ्लिक्शन आते हैं, कन्फ्लिक्ट आएंगे और फिर वो आपको दिक्कत करेगा चीज़ों को करने में, इम्प्लीमेंट करने में। तो आप वर्जन हमेशा सेम रखिए। तो मैं भी 8.0.13 को कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे। अब यहाँ पे सिस्टम को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे जब अभी टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में। तो जब इंटिटी फ्रेमवर्क हमने SQL सर्वर प्रोवाइडर इंस्टॉल कर लिया, हमने माइक्रोसॉफ्ट डॉट एटी फ्रेमवर्क कोड टूल्स इंस्टॉल कर लिया, ये दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद कहता है कि वेरीफाई इंस्टॉलेशन अंडर डिपेंडेंसी पैकेजेस। अब इसको आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कर चलते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, डिपेंडेंसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम पैकेज के अंदर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पैकेज के अंदर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट सिक्वल सर्वर वर्जन 8.0.13 है और माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स इसका भी वर्जन 8.0.13 है। अभी हमारे पास दोनों पैकेज आ चुका है। तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब वेरीफाई करने के बाद फिर क्या करना है कि अब पैकेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी फ्रेमवर्क और पैकेज। डेटाबेस प्रोवाइडर का क्या काम है? तो डेटाबेस प्रोवाइडर का जो काम है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सिक्वल सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है, उसका काम है कि कनेक्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टू द डेटाबेस। इसका काम होता है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाना। जो आपके डेटाबेस जो भी है, SQL सर्वर है तो प्रोवाइडर है तो SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। माई SQL का प्रोवाइडर अगर आपने यूज किया है तो माई SQL का डेटाबेस कनेक्ट करेगा। ओरेकल का आपने किया है तो ओरेकल का करेगा। मोंगोडीबी का किया है तो मोंगोडीबी के साथ करेगा। SQLite का किया है तो SQLite के साथ करेगा। पोस्टग्रेस SQL का किया है तो पोस्टग्रेस SQL का करेगा। तो जो डेटाबेस आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइडर इंस्टॉल करिए। उस प्रोवाइडर का मेन काम होता है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना और क्वेरी वगैरह परफॉर्म करना। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जो टूल्स हमने इंस्टॉल किया, जो हमने अभी किया माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, ये आपको, आप कोई भी डेटाबेस यूज करिए, ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। इस पैकेज का जो मेन काम होता है वो मैनेज माइग्रेशन। जब आप कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करेंगे तो कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको माइग्रेशन करना होता है और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आपको स्कैफोल्ड करना होता है। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में मैनेज माइग्रेशंस, एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टूल्स का काम होता है माइग्रेशन को मैनेज करना, माइग्रेशन क्रिएट करना, माइग्रेशन रिमूव करना, ठीक है, डेटाबेस अपडेट करना। जब माइग्रेशन आप चलाएंगे तो उसके बाद आपको अपडेट डेटाबेस करना होता है। ये कोड फर्स्ट अप्रोच में होता है। अगर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे आपको स्कैफोल्ड कमांड चलाना होता है। तो जो कमांड जो ये प्रोवाइड करता है, जो माइग्रेशन का फीचर प्रोवाइड करता है, वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड टूल्स जो पैकेज है उसका काम है। तो ये दो पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं। इसके बाद है हम चलेंगे अंडरस्टैंडिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जो डीबी कॉन्टेक्स्ट होता है उसका क्या काम है और डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होता क्यों है। तो जो डीबी कंटेक्स्ट है, कहता है कि व्हाट इज डीबी कंटेक्स्ट। तो कहता है डीबी कंटेक्स्ट इज द कोर क्लास इन एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होता है वो कोर क्लास होता है जिसमें के अंदर हमारे सारे टेबल्स वगैरह डिफाइंस होते हैं। कहता है इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन एंटिटी एंड द डेटाबेस। जो एप्लीकेशन डोमेन एंटिटी मीन्स कि एप्लीकेशन के अंदर जो करस्पॉन्डिंग क्लासेस आप बना रखे हैं, जो मॉडल्स हैं आपके, जो टेबल के साथ मैपिंग जिसकी होनी है, वो उसके साथ ब्रिज का काम करता है। एज ए ब्रिज का, उसको जोड़ने का काम करता है। कि जो आपने अपने क्लास में, आपने अपने प्रोजेक्ट में बेसिकली आपने जो भी एंटिटी बनाया, जैसे यूजर का एंटिटी बनाया, टीचर का एंटिटी बनाया, स्टूडेंट का एंटिटी बनाया, आपने जो जो एंटिटी अपने क्लास प्रोजेक्ट में बना रहे हैं उस एंटिटी का डेटाबेस के साथ मैपिंग करने का जो मेन काम होता है वो काम करता है डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। कहता है मैनेजेस डेटाबेस कनेक्शंस एंड ऑपरेशंस।
डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ही काम होता है कि वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाए, सारा वो कनेक्टिविटी करे और उसके साथ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करे विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडर्स। अगर प्रोवाइडर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा। तो पैकेज का काम है कनेक्टिविटी वगैरह का प्रोवाइड करना, और जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का काम होता है उस कनेक्शन को मैनेज करना और ऑपरेशन वगैरह को परफॉर्म करना। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास होता है। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क का मेन पार्ट होता है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का क्या क्या मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसको क्या क्या करना होता है। तो एंटिटी ट्रैकिंग कहता है कि जब भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज कर रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ही होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क जो पुराने में भी होता था उसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था वो एंटिटी को ट्रैक करना। मीन्स कि जब भी एंटिटी में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं कुछ भी डेटा को, तो उसकी वो ट्रैकिंग रखता था कि इसकी कौन सा स्टेज है। अभी इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, फिर हम उसके जो ट्रैकिंग के क्या क्या बिहेवियर्स हैं उस सारी चीज़ों को मैं डिटेल्स में आगे देखेंगे तो आप पूरी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि ए इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंटिटी को ट्रैक करना, क्वेरी एग्जीक्यूशन, जो भी क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट करना, कन्वर्ट लिंक की क्वेरी इनटू सिक्वल। जो भी आप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में या किसी और अपने क्लास में जो लिंक की क्वेरी आप बनाते हैं, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का ही काम होता है कि उस लिंक की क्वेरी को करस्पॉन्डिंग सिक्वल क्वेरी में कन्वर्ट करना, उसको सिक्वल क्वेरी में कन्वर्ट करता है। चेंज डिटेक्शन, डिटेक्ट चेंजेस एंड जनरेट सिक्वल कमांड्स। अगर उसमें किसी तरह के एंटिटी में कोई चेंजेस हो रहा है, जैसे अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, मोड आपका इंसर्ट हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग सिक्वल कमांड जनरेट करना, बनाना। डिटेक्ट चेंजेस एंड जनरेट सिक्वल कमांड। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ये ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है, जिससे कि ये कहता है कि इंश्योर कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस ऑपरेशन। मीन्स कि आपके जो डेटा अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मल्टीपल टेबल के साथ ऑपरेशन आप कर रहे हैं, तो डीबी कॉन्टेक्स्ट का ही काम होता है कि ट्रांजेक्शन को मैनेज करे ताकि वो पार्शियली डेटा आपका डेटाबेस में सेव ना हो। कहता है लेजी लोडिंग, लोड से रिलेटेड डेटा ओनली व्हेन नीडेड, जब आपको ज़रूरत हो तभी वो डेटा को लोड करे। ये भी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें आप लीजी लोडिंग का यूज कर सकते हैं। लीजी लोडिंग को भी हम डिटेल्स में देखेंगे, इस टॉपिक को हम डिटेल में देखेंगे कि लेजी लोडिंग कैसे वर्क करता है। तो मैं इस पे आगे वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा कि जब हमें ज़रूरत हो तभी वो डेटा हमें रिटर्न करे। तो इस पर हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो मेन डिपेंडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो है एंटिटी को ट्रैक करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना, चेंज को डिटेक्ट करना, उसके करस्पॉन्डिंग कमांड बनाना, ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, लेजी लोडिंग को इम्प्लीमेंट रखना करना। तो ये सारे जो काम है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारे पास है कि एग्जाम्पल क्रिएटिंग अ डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हम डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को क्रिएट करेंगे और उसमें हम कुछ टेबल्स वगैरह बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं। ऐड, राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे ऐड करेंगे, ऐड एक क्लास करेंगे और यहाँ पे करेंगे, कर देते हैं हम एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट हमने एक क्लास बनाया, इसको हम कर देते हैं पब्लिक, डिफॉल्ट इंटरनल बनाएगा। अब इस एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट क्लास जो हमने बनाया एक क्लास, ये अभी डायरेक्ट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास नहीं है, इसको हमें इनहेरिट करना होगा। तो डिफाइन अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम डीबी कॉन्टेक्स्ट, तो इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट से हमें इनहेरिट करना है। तो हम यहाँ करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये डीबी कॉन्टेक्स्ट किसका पार्ट है, तो यहाँ देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डीबी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क जो हमने इंस्टॉल किया है उसका ये पार्ट है। अब यहाँ पे डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब कहता है कि यूज डीबी सेट टी ऑपरेशन टू डिफाइन टेबल्स, इसके अंदर हम डीबी सेट, अब डीबी सेट जो होता है वो करस्पॉन्डिंग टेबल्स होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक हम सीटीआर कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम करेंगे डीबी कॉन, हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट
ऑप्शन, यहाँ पे है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस। इस डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस के अंदर हम करेंगे एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, डीबी कॉन्टेक्स्ट बेस, और बेस के अंदर हम डीबी कॉन्टेक्स्ट को पास कर देंगे यहाँ पे। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब इसमें बोलता है कि आपको इंटिटी बनानी है, तो इंटिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक हमें टेबल्स, एक हमें बेसिकली मॉडल्स बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के एक हम क्लास ऐड करेंगे, और इस क्लास में हम लिखते हैं एम्प्लॉय या यूजर, हम लिख देते हैं यूजर, यूजर नॉर्मली एक यूजर रखते हैं, इसको हम पब्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं इसको हम की, और यहाँ पे हम करते हैं पब्लिक इंट आईडी, इसको हम कर देते हैं यूजर आईडी, यूजर आईडी। यहाँ पे ये हम मॉडल बना रहे हैं, मॉडल बेसिकली एक एंटिटी है जो करस्पॉन्डिंग आपका टेबल से बनेगा। तो इस यूजर नाम का एक टेबल बनेगा, इस डेटाबेस में जब हम माइग्रेशन करेंगे तो टेबल बन जाएगा इस नाम से। यहाँ पे उस टेबल के हम कॉलम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे पब्लिक इंट यूजर आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल आईडी, पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ वार्निंग्स आ रहे हैं। इस वार्निंग का है कि आपको यहाँ पे अगर आपने नहीं बनाया बताया कुछ भी इसको, तो डिफॉल्ट टेबल में जो कॉलम बनेंगे वो वैरकर टाइप का बनेंगे। उस वैरकर का जो उस पे अलाउ होगा डिफॉल्ट नल, जिससे वार्निंग है तो डिफॉल्ट नल अलाउ होगा। अगर आप चाहते हैं कि उस पे नल वो एक्सेप्ट नहीं करें, तो इसको आप यहाँ पे पब्लिक रिक्वायर्ड इसको आप कर सकते हैं, कि जैसे यूजर नेम रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड हो एंड पासवर्ड भी रिक्वायर्ड हो, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड उसको बना दीजिए, तो ये उसमें नॉट नलेबल वो कॉलम बनेगा। यहाँ पे आप जैसे वैरकर है, तो यहाँ पे इसको आप मैक्स लेंथ भी देख सकते हैं, मैक्स लेंथ जैसे इसको 100 कैरेक्टर दे दिया, ईमेल को भी मैक्स लेंथ दे दिया हमने कि वो 100 कैरेक्टर का लेगा, मैक्स लेंथ इसमें भी डाल दिया हमने 100। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो मैक्स जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड को भी हमने दे दिया 100 कैरेक्टर्स या 50 कैरेक्टर या 30 कैरेक्टर्स हमने दे दिया। अब स्ट्रिंग है तो ये वैरकर यहाँ पे आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डेटा टाइप्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, आप डेटा टाइप डॉट पासवर्ड कर सकते हैं, या यहाँ पे वैरकर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया बेसिकली, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट करस्पॉन्डिंग टू करेगा अपलोड। यहाँ पे सारे आप डेटा टाइप बता सकते हैं कि ईमेल एड्रेस टाइप का होगा, डेट टाइम टाइप का होगा, डेट टाइप का होगा, करेंसी होगी, डिफ़ॉल्ट आपका स्ट्रिंग है, ईमेल एड्रेस टाइप का होगा, तो यहाँ पे आप डेटा टाइप बता सकते हैं। तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, आपको ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो प्रोग्राम ये जो हम डीबी कॉन्टेक्स्ट है, अब डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलता है कि यूज डीबी सेट टी प्रॉपर्टी टू डिफाइन टेबल्स। अब यहाँ पे टेबल्स आपको डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे लिखना है डीबी सेट, डीबी सेट के अंदर आ गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपना मॉडल डाल सकते हैं यूजर, और यहाँ पे यूजर्स ये नाम हो गया। बेसिकली टेबल्स इस नाम से बनेगा, ये आपका टाइप होगा कि टेबल में क्या होगा, और ये आपका नाम से टेबल बन जाएगा यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे डीबी सेट हमारा बन गया। अब क्या, तो अब हमारा यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िगर डेटाबेस कनेक्शन इन ऑन कॉन्फ़िगरिंग। ऑन कॉन्फ़िगरिंग पे हम डेटाबेस कनेक्शन बना सकते हैं। तो ऑन कॉन्फ़िगर मेथड यहाँ पे कैसे आएगा, तो वो उसको आप मेथड को ओवरराइड आपको करना है। तो ओवरराइड ऑन ऑन कॉन्फ़िगरिंग, इसको आप करेंगे, यहाँ पे आपको ऑन कॉन्फ़िगरिंग आ गया। इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है ऑप्शन बिल्डर डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। इस एसक्यूएल सर्वर के अंदर, अगर एसक्यूएल सर्वर है, क्योंकि ये एसक्यूएल सर्वर जो आया है वो प्रोवाइडर के थ्रू आया है, जो आपने इंटेटिव फ्रेमवर्क कोड डॉट प्रोवाइडर आप पैकेज को इंस्टॉल किए थे उसके थ्रू आया है। तो यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग आपको पुट करना है, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग पुट करना है। जब यहाँ पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग पुट हो जाएगा, तो इस नाम से जब आप माइग्रेशन करेंगे तो आपको टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे ये एग्जांपल्स है कि कोड एग्जांपल यहाँ पे है कि पब्लिक क्लास डीबी कंटेक्स्ट जिसमें स्टूडेंट नाम का है, ब्रांच है, और यहाँ पे ऑन कॉन्फ़िगरिंग के अंदर आपको लिखना है ऑप्शन बिल्डर डॉट इज सिक्वल सर्वर। यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना है। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल है कि स्टूडेंट ब्रांच है, अभी मैंने जस्ट इसको यूज नहीं किया। मैं एक अलग से यहाँ पे बनाया कि डीबी यूजर्स यहाँ पे किया। यूजर्स नाम से बनाया, तो यहाँ पे आप एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में ऐसे डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास बना सकते हैं। इसको कहता है कि मेथड इन डीबी कॉन्टेक्स्ट के में कौन कौन से मेथड हैं, तो ऐड मेथड हैं, अटैच मेथड हैं, अपडेट हैं, रिमूव है। ये सारे मॉडिफाई एंटिटी स्टेट्स हैं। जब भी एंटिटी स्टेट को आपको मॉडिफाई करना है, जैसे डीबी जो यूजर्स एंटिटी है उसकी एंटिटी को जब आपको मॉडिफाई करना है उसमें, तो उसमें डेटा जब ऐड करेंगे तो ऐड का यूज करिए। अटैच है उसके एंटिटी को ट्रैकिंग के लिए आपको लाना है, उसको एंटिटी को एज ए ट्रैकिंग स्टेट में डालना है तो उसको अटैच करिए। एंटिटी में कोई डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट करिए, रिमूव करना है तो रिमूव करनी करिए। उसके बाद आपको फाइनली डेटाबेस पे जब कमिट करना है डेटा को, जैसे आपने ऐड कर लिया, रिमूव कर लिया, उसके बाद फाइनली जब आपको डेटाबेस में अपडेट करना है तो वहाँ पे आप सेव चेंजेस या सेव चेंजेस एसिंग मेथड का यूज करिए। इन सब चीज़ों को हम आगे की वीडियो में देखेंगे, एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे। अभी हम मेथड्स जान लेते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सेव चेंजेस है, सेव चेंजेस एसिंक है। इसका काम होता है परसिस्ट चेंजेस, मीन्स कि डेटाबेस में आपके चेंजेस को कमिट कर देना। अगर डेटाबेस को आपको कुछ फाइंड करना है डेटा को, तो उसके लिए फाइंड फाइंड एसिंग मेथड का आप यूज कर सकते हैं, जिसका काम है रिट्रीव एन एंटिटी बाय प्राइमरी की। इस प्राइमरी की के थ्रू आप फाइंड और फाइंड एसिंग के थ्रू आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अगर आपको ऐड डेटा को बल्क में एज ऐड करना है तो उसके लिए मेथड्स है ऐड रेंज या ऐड रेंज एसिंक। इसका काम है बल्क इंसर्ट एंटिटी। अगर आपको एक साथ टेबल में 10 रिकॉर्ड ऐड करने हैं सेम टेबल में, तो उसके लिए आप ऐड रेंज एसिंक का यूज करिए। तो ये सारे मेथड्स हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट के क्लास के। तो आज हमने देखा कि डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास हम एंटिटी फ्रेमवर्क कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या उसके हमारे नुगेट पैकेज हैं। तो उसको हमने देखा कि डीबी कॉन्टेक्स्ट इज द कोर ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। इट इम्प्रूव्स एन इजी वे टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। डेटाबेस के काम साथ इंटरेक्शन इसका करना है। अंडरस्टैंडिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट हेल्प्स इन बिल्डिंग एफिशिएंट डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन। तो आप इसके थ्रू डीबी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप एप्लीकेशन के साथ डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसको जो हम टेबल्स वगैरह बनाएंगे उसमें माइग्रेशन वगैरह करेंगे, और इसको साथ फिर हम सारे जो हमारे मेथड्स हैं डीबी कॉन्टैक्ट्स के, ऐड रिमूव अपडेट डिलीट, वो सारे क्वेरी को हम परफॉर्म करके एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।